हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम एमपी की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारी क्लास है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो पढ़ते हैं हम नदियों को। देखो, वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहा जाता है, कारण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो हम जानेंगे मध्य प्रदेश में क्या है, नदियाँ कैसी प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उस अनुरूप हम यहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले नदियों को पढ़ने के पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि अपवाह तंत्र क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र से तात्पर्य है आपका एक ऐसी जल प्रवाह प्रणाली से है जो नदियों अथवा वाहिकाओं द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों अथवा उनकी वाहिकाओं, मतलब उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो एक क्षेत्र बनाया जाता है वह आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। ड्रेनेज सिस्टम, इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम रिफर टू द वाटर फ्लो सिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय रिवर और चैनल्स। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे एक अपवाह तंत्र में क्या होती हैं? मुख्य नदी अथवा उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। किस किस को शामिल किया जाता है अपवाह तंत्र में? हम अगर अपवाह तंत्र को देखा जाए तो उसमें मुख्य नदियां शामिल होती हैं तथा उसकी क्या शामिल होती हैं? सहायक नदियां शामिल होती हैं। आर ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूडेड द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब उसकी सहायक नदियां यहाँ पे क्या होती हैं? उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो आपको अपवाह तंत्र समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम कि अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए हमारा, तो अपवाह तंत्र का वर्गीकरण हम दो भागों में देख सकते हैं। एक अपन इनमें दिशाओं के आधार पर देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। किसके आधार पर देखेंगे? दिशाओं के आधार पर। और दूसरा अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कैचमेंट एरिया, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र। किसके आधार पर देखना है? हमने दो आधार पर देखना है कि उसका कि किस दिशा में अपनी नदी फ्लो करती है या कितना एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर हम नदी को देखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम देखना है हमें। अब सबसे पहले हमने देखना है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। जैसा कि हमने पहले देखना है दिशाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कोई भी अगर आप डायरेक्शन होगा, चार ही डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हम देखेंगे कि जो अपना मध्य प्रदेश है, जैसे आप समझिए ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें हम रिवर फ्लो देखेंगे तो हमारी जो क्या कहलाती हैं? ईस्ट की ओर जाती हैं। जो पूर्व की ओर नदी हैं वो हमारी कैसी हैं? सोन, जोहेला एंड महान। ठीक है, और वहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखेंगे हम यदि, कि वेस्ट की ओर जो फ्लो करती हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही। और वहीं हम यदि देखें पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर हमारा क्या हो गया? नर्मदा, ताप्ती व माही। और वहीं हम नॉर्थ की ओर देखें, उत्तर की ओर, तो कौन कौन सी नदी है हमारी? चंबल नदी, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा और केन नदी। ये सारी नदी हमारी किसकी ओर बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। और वहीं हम दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां देखी जाए तो हमारी बेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हन, ये सारी हैं। तो हम दिशाओं के आधार पर हमने यहाँ पे नदियों को देखा है। ठीक है, और ये आपकी पीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो आपने लगाना है ये मुख्य नदी आपकी जो नर्मदा और आपकी ताप्ती रिवर या माही रिवर है, तो आपको ये लगानी है टिक। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे किसके आधार पर? जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया। तो इस हिसाब से हमने देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे किस किस ड्रेनेज सिस्टम को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम को, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम को, ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम को, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, माही ड्रेनेज सिस्टम को और महानदी ड्रेनेज सिस्टम को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को अपवाह तंत्र के अनुरूप कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो हम कहेंगे 6 भाग। कितने? 6। मतलब यहाँ पे 6 टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है।
आपने ये नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा है? पहला नाम है आपका गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा आपका है नर्मदा अपवाह तंत्र, और तीसरा आपका है ताप्ती अपवाह तंत्र, चौथा आपका गोदावरी, पांचवा आपका माही, और छठवां आपका महानदी अपवाह तंत्र। तो ये 6 अपवाह तंत्र हैं। मतलब इनकी जरूरी नहीं है कि हमारी इन नदी का ही उद्गम हमारे इस एरिया से हो, तो पर उसकी जो सहायक नदी है, जैसा कि हमने ड्रेनेज सिस्टम की आपकी इकाई में पढ़ा था, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि नदी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो उसकी सहायक नदियां या उसकी वाहिकाओं से मिलके जो हमारा एक सिस्टम बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। तो उस हिसाब से हमारे एमपी में 6 टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है ये हमारा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। आपको लगेगा कि हाँ नर्मदा नदी है हमारी, वो होना चाहिए, परंतु आपकी जो नर्मदा नदी है वह आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ये ड्रेनेज सिस्टम आपका कौन सा होगा सबसे बड़ा? तो हमने याद रखना है अपवाह गंगा अपवाह तंत्र, मतलब गंगा ड्रेनेज सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ये आपके प्री में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी नदियां हैं या इस नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ये वाला सिस्टम आपका है कौन से उपबेसन में कौन सी नदी मिलती हैं। जैसे आपके 20 की प्री में आया था, शायद आपका ये क्वेश्चन था कि चंबल नदी किस बेसिन का हिस्सा है। तो आपने याद रखना है कि गंगा, गंगा से आपकी यहाँ पे होगी यमुना, कि गंगा की सहायक नदी आपकी यमुना है, और यमुना की सहायक नदी आपकी कौन सी है? चंबल है। तो आपने देखना है कि गंगा में कौन मिलती है? यमुना, और यमुना में कौन मिल रही है? चंबल। तो पहले चंबल किस में मिलती है? आपकी यमुना उप अपवाह तंत्र में। मतलब यह इसका एक छोटा अपवाह तंत्र के रूप में हम देखते हैं यमुना अपवाह तंत्र को, और यमुना जाके आपकी मिलती है किसमें? गंगा में, ठीक है। अब इसको हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे हैं हमारे यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका हर साल आता है, या ये क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सी नदी किस एरिया में बह रही है। फिर नदी से एक हमारा ये क्वेश्चन आता है कि एक सहायक नदी का आपका फिक्स है क्वेश्चन आता है, आप किसी भी वर्ष का पेपर देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन आया था कि बीना नदी की सहायक नदी है। फिर एक बार आपका आया था कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। और एक बार आपका आया था ताप्ती की एक सहायक नदी का नाम आया था, ठीक है। तो ये सारे आपके एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन बनते हैं, और आपने देखना है, और इसकी सभी की सहायक नदियों को हमें यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है। और हम एक और उसमें पढ़ रहे हैं क्या? अपवाह तंत्र। अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे संभावित आपका क्वेश्चन यही होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है। तो हमने ये वाला आंसर ध्यान रखना है। कौन सा अपवाह तंत्र है? गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद अब हमने पढ़ना है किसको? गंगा अपवाह तंत्र को या गंगा ड्रेनेज सिस्टम को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यह मध्य प्रदेश का क्या है? यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है। ये आपका देखो बहुत ऑप्शन आपके पास नर्मदा भी होगा, गोदावरी भी होगा, महानदी भी होगा, या ताप्ती भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन होगा। तो आपने ध्यान से देखना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अगर गंगा अपवाह तंत्र आपके पास ऑप्शन है तो आप वही लगाइएगा। फिर इसको इस अपवाह तंत्र को जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि किस में बांटा गया है? उप अपवाह तंत्रों में। और यह मुख्यतः कितने हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखना है? यह 3 है। कितने हैं? और ये मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात चल रही है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे 3 उप अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। पहला आपका यमुना अपवाह तंत्र, ठीक है, यमुना ड्रेनेज सिस्टम, एंड सेकंड अपना है टॉन्स ड्रेनेज सिस्टम, एंड थर्ड है आपका सोन ड्रेनेज सिस्टम। ये 3 आपके क्या है? अपवाह तंत्र हैं, जिनमें हमारे मध्य प्रदेश को क्या है? मध्य प्रदेश में जो आपका गंगा अपवाह तंत्र है इसको बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है आपकी ये कौन सा है? दिस इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, और सब ड्रेनेज सिस्टम आर मेनली 3। इसको 3 भागों में हमने बांटा है। पहला कौन सा है आपका? यमुना, दूसरा टॉन्स, तीसरा आपका सोन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यमुना अपवाह तंत्र। इसमें भी अब हम सबसे पहले एक एक सिस्टम पढ़ेंगे। आपने देखा हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में हम बांट रहे हैं नदियों को, ये हम
दिशा के आधार पे हमने सिर्फ दिशा के आधार पे बस हमने देखना है कि कौन नदी किस ओर कैसे प्रवाहित होती है, बस इतना ही हमें इस पे फोकस रखना है और ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और अपवाह तंत्र के अनुरूप आपका क्वेश्चन आता है हमेशा पीएससी में, तो उसने देखना है अपन ने। और ये हमने कितने भागों में बांटा, हमने ये इसको 6 भागों में बांटा है, ठीक है। उसमें भी हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, गंगा अपवाह तंत्र। अब समझिए आप, गंगा अपवाह तंत्र। अब इसमें हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले आपने पढ़ना है यमुना अपवाह तंत्र को, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे टॉन्स अपवाह तंत्र, ठीक है, और फिर हमने पढ़ना है सोन अपवाह तंत्र, जिसमें हमारा सबसे बड़ा है कौन सा, यमुना अपवाह तंत्र को। ये हमारा, इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसमें हम देखना है कि यमुना अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल होती हैं। तो यमुना अपवाह तंत्र में हमारी शामिल होती हैं चंबल रिवर, मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, चंबल, फिर इसके बाद हमने देखना है केन, फिर धसान, बेतवा, कुंवारी और सिंध। इन नदियों को हमने देखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमने देखना है सबसे पहले चंबल नदी को। ये नदी आपकी बहुत फेमस है, ठीक है। क्या है इसका वर्णन, अगर हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलता है, डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले हम देखना है इसका डिस्क्रिप्शन आपका मिलता है मत्स्य पुराण में। किसमें, मत्स्य पुराण में। फिर आपका वायु पुराण, भागवत पुराण और महापुराण, इन 3 पुराणों 4 पुराणों में कई जगह भी मिलता है इसका वर्णन, पर ये मेजरली यहाँ पे हमने देखना है कि चंबल नदी का वर्णन आपका कहाँ कहाँ मिलता है। और भी कई सारे पुराण हैं जिनमें इसका वर्णन मिलता होगा, पर मुख्यतः आपका ये है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में 1-2 बार आ भी चुका है। हालांकि अभी एमपीपीएससी में मुझे याद नहीं है कि किस एग्जाम में आया है, पर बाकी किसी एक एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी के। तो ये देखना है इंदौर जिले में जो महू कस्बे के निकट आपकी कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी। अब आपने ये बताना है कि जाना पाव पहाड़ी हमारे किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ध्यान हो, अगर आपकी पर्वत श्रृंखला का हमने जो आपको बताया था, पर्वत श्रृंखला की अगर आप क्लास देखेंगे हमारी यूट्यूब लेक्चर में पढ़ी होगी, तो आप देखिए हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो हमारे दक्षिणतम पार्ट है, इसमें हमारी कौन सी पर्वत श्रृंखला थी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और मैंने आपको बहुत अच्छी से बताया था, इन दक्षिणी जिलों को छोड़कर यदि आपको कभी भी किसी भी पर्वत श्रृंखला की लगानी हो टेक, तो आप हमेशा कौन सी पर्वत श्रृंखला लगाएंगे, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। समझे, मैंने आपको बताया कि यदि अगर आपसे कोई भी चीज या तो नदी का उद्गम पूछे या कोई आपकी पर्वत पहाड़ी कोई भी पूछे कि किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अगर आपको ये पता है कि ये मध्य प्रदेश के किसी ऐसे जिला से है जो आपके दक्षिण में नहीं है, या यहाँ का कोई जिला है, यहाँ का कोई जिला, यहाँ का इस एरिया का कोई भी आपका जिला है, तो आप वहाँ आंख बंद करके विंध्याचल पर्वत श्रेणी को टिक कर सकते हैं। यदि वो दक्षिणी जिले हैं तब आप उसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को, क्योंकि आपकी जो देखिए आप, ये मध्य प्रदेश है हमारा, तो ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ हमारी कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में जितने भी हमारे जिले लगते हैं वह सब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के हिस्से में आएंगे। और फिर इसके जस्ट उत्तर में हमारी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो आपका जो इंदौर है वह आपके इंदौर में कौन सी पर्वत श्रृंखला विस्तृत हो गई, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये जाना पाव पहाड़ी आपकी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो गई, आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस क्वेश्चन का इतना बताने का मतलब यही था, क्योंकि एमपीपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था कि बेतवा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से हुआ। अब जैसे आप समझिए हमारे मध्य प्रदेश का मैप ये है, वही बात मैंने आपको बताई कि दक्षिणतम वर्ती जिले को छोड़ दीजिए, तो हमारा जैसे इंदौर यहाँ है। अब बेतवा नदी का उद्गम जहाँ से होता है कुमारगांव रायसेन, तो आप देखिए वो यहाँ पे स्थित है। तो अब आप देखिए उसमें ऑप्शन थे आपके कई पर्वत श्रृंखला, जिसमें आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी ऑप्शन में था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कैसे टिक लगाना है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आपने टिक लगाना है, और आप विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को टिक लगाकर 1 नंबर यहाँ आसानी से पा सकते थे, ठीक है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको एक्स्ट्रा, सीधे आपको इन फैक्टों पर ध्यान देना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम संपूर्ण लंबाई। संपूर्ण लंबाई इसकी, देखो जो ये लंबाई होती है नदियों की, ये आप लगभग लगभग अनुमान लगाएं। अगर आप कहें कि 965 ही है, तो आप, मैं ये 100% श्योर नहीं कह सकता हूँ कि ये 965 ही होगी, पर हमको जहाँ जितने साक्ष्य मिलते हैं ऑथेंटिक सोर्सों से, तो उसके अनुरूप ये है।
और कभी 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे हो भी सकते हैं किसी अन्य सोर्स में, किसी एक सोर्स में कोई फिक्स ये नहीं रहता है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। 965 किलोमीटर, और यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 3 to 5 किलोमीटर, कितना 325 किलोमीटर आपकी ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो हमने देखा डिस्क्रिप्शन मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महापुराण। और ओरिजिन हमने देखा तो जानापाव हिल नियर महू टाउन ऑफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट। फिर इसके बाद हमने देखा टोटल लेंथ 965 किलोमीटर, जो आपकी मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। ठीक है, फिर चंबल नदी को और हमने क्या देखा है कि इसकी अब हमने देखना है सहायक नदी कौन कौन सी इसकी चंबल नदी की सहायक नदी है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सहायक नदी हमने देखना है क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और बनास। ठीक है, तो हमने ये याद रखना है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं पीएससी में, आप बिल्कुल फोकस होके इनको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा कि आपके ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक आपका हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप 20 का प्री देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, 22, 23, 24, हर साल एक क्वेश्चन आपका सहायक नदी से आपको जरूर एमपीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो हमें सभी जो 5 आपकी बड़ी नदी हैं उनका तो जरूर ही याद रखना है। ठीक है, 5 आपकी बड़ी नदी कौन कौन सी है अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, अब नदी देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नदी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम नदी देखेंगे, ना कि अब यहाँ अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। अपवाह तंत्र हमने देखना है, गंगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, समझ रहे हैं कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। और अब हम सब सिर्फ नदी की बात करें मध्य प्रदेश में, अब भले प्रवाहित हो उसका कुछ एरिया मध्य प्रदेश में या ना हो, उसके अनुरूप अगर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नदी निकलती हैं और देश में जो उनकी लंबाई है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो एक ट्रिक है आपकी नच सो ता बे, ट्रिक आप लिखिएगा, क्या है इस ट्रिक का नाम, नच सो ता बे। सबसे पहले आपकी नर्मदा नदी होगी वो लंबाई के क्रम में, फिर आपकी चंबल, फिर आपकी सोन, फिर आपकी ताप्ती और फिर आपकी बेतवा। तो हमारी चंबल मध्य प्रदेश के हिसाब से कैसी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी चंबल है। और सबसे बड़ी नदी अगर मध्य प्रदेश में देखी जाए तो कौन सी है, आपकी नर्मदा रिवर आपकी सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, फिर हम देख रहे थे जैसा कि यहाँ अपने इसमें आते हैं तो पौराणिक नाम, जो माइथोलॉजिकल नेम है आपके इस नदी के, कुछ नाम इसके हैं। एक आपके राजा रंती देव की भी कहानी चलती है कि रंती देव ने यहाँ पे यज्ञ किया था, बहुत सारी खून बहाया था उसने, तो उससे एक नदी का उद्गम हुआ। ऐसी 2-4 पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। तो अपन ने देखना है इसका नाम क्या है, चरमावती एक, और एक कामधेनु। तो आपने देखना है क्या है, कामधेनु और चरमावती। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे हम, जैसा कि पीएससी में अब ये क्वेश्चन आने लगा है कि आपकी जो नदी है ऐसी कौन सी नदी है जो इतने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है, 4 राज्यों में बहती है, उन नदी का नाम बताओ, या 4 राज्यों में बहने वाली नदी किस किस राज्यों में गुजरती है। तो आपने ये पॉइंट भी देखने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, तो अगर हम चंबल नदी के हिसाब से देखें तो चंबल नदी मुख्यतः 3 स्टेट से गुजरती है। आपका सबसे पहले आप देखना है मध्य प्रदेश, क्या हो गया आपका एमपी, ओरिजिन यहीं से हो रहा है इंदौर की, कहाँ से, जानापाव पहाड़ी से। फिर हमने देखना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये यमुना से कहाँ से मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है। फिर हमने देखना है राजस्थान, क्योंकि यह राजस्थान में जाती है। और जो आपकी एक सहायक नदी है कौन सी, बनास, ये आपकी सिर्फ राजस्थान में रहती है, ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। यह अपना पूरा चक्र कहाँ पे लगाती है, राजस्थान में ही लगाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह नदी आपकी मध्य प्रदेश में नहीं आती है, और यह पूरा चक्कर अपना कहाँ लगाती है, यह अपना पूरा चक्कर कहाँ पे लगाती है, राजस्थान में लगाती है। फिर इसके बाद देखना है आपको क्या, प्रवाह क्षेत्र आपने देखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट है। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक 21 में क्वेश्चन आया था कि 21 नहीं, आपकी 23 की प्री में क्वेश्चन आया था कि 3 राज्यों से बहने वाली नदी। आपने ये क्वेश्चन देखना है और आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि वो क्वेश्चन कौन था और कौन सी, ये आपने ढूंढना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढेंगे, देखेंगे और लगाएंगे, तब आपको आपका सिलेबस समझ में आएगा।
ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, बाकी हम तो हैं ही, आपको बताते जा रहे हैं कि किस डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी को आधार मानकर हम यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं कि हमें अगर नदियों को पढ़ना है तो नदियों को हमें वो चीज़ें पढ़नी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर ही आधार होता है। देखो हमारी तैयारी के लिए सबसे पहले दो आधार होते हैं, एक हमारा सिलेबस, दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे ये बताते हैं कि हमें क्या क्या छोड़ना है, कि किस डायरेक्शन में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब देखेंगे हम वही चंबल नदी को आपने, तो इसके मतलब प्रमुख किनारे नगर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नगर इसके नदी के किनारे पड़ते हैं, तो आपने देखना है रतलाम, धार, श्योपुर, मुरैना। ठीक है, विशेष यह नदी मध्य प्रदेश में क्या है, दो बार प्रवेश करती है तथा दो बार निर्गम करती है। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है, चंबल नदी यहाँ से निकलती हुई ऐसे जाती है, निकल गई मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में मिल गई, फिर ऐसी जाती हुई फिर निकल गई। तो मध्य प्रदेश में दो बार निकलती है, मतलब मध्य प्रदेश में एक बार, और दो बार यहाँ पे प्रवाहित होती है, और दो बार यहाँ और यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये वाला फैक्ट हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर एक इसका जो सबसे फेमस है आपका, कि यह मुरैना तथा भिंड जिले में गहरे गड्ढे, रविंस, इनको रविंस बोलते हैं, का निर्माण करती है। इट फ्रॉम डीप रेवेंस, क्या बोलते हैं, रेवेंस, इन मुरैना एंड भिंड डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरे गहरे खड्ड आपने देखा होगा, जो हमारी चंबल नदी है गहरे गड्ढों के कारण बहुत फेमस है। आपसे ये भी पूछ सकती है कि कौन सी नदी आपके मध्य भारत का पठार, ग्वाली मुरैना और जो आपके भिंड है, किस का हिस्सा है, आपके मध्य भारत के पठार का हिस्सा है, जिसमें हमने देखा कि ये चंबल नदी के कारण क्या बनाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं, जिनको रेवेंस भी बोलते हैं। तो और यही यही एक रीजन था कि हमारी चंबल को क्या बोलते हैं, डाकुओं की शरणा स्थली बोलते थे, कि ये चंबल नदी के कारण ही जो रविंस होते हैं, ये गहरे गड्ढे थे, वहां पे कौन रहते थे, डाकू वगैरह रहते थे, क्योंकि ये बहुत सारे बहुत गहरे हैं, और वहां पे डाकुओं को छपना क्या हो जाता था, बहुत ही आसान हो जाता था। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। फिर हमने देखना है कि समापन। अब इस नदी का आप देखिए समापन, कि इटावा उत्तर प्रदेश में, यह नदी आपकी, जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है, यहाँ से निकली, यहाँ से होती हुई, यहाँ से जाती हुई, यहाँ पे समापन हो जाती है, और यह जाके कहाँ मिल जाती है, इटावा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पांच नदियाँ आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे पांच नदियाँ आपस में मिलती हैं। यहीं आपकी यमुना नदी मिलेगी, यहीं आपकी कौन सी नदी, चंबल नदी मिलेगी, कुमारी, सिंध, पाहुज, ये पांच नदी, एक दो तीन चार पांच, कौन कौन सी आपकी, यमुना, कुंवारी, सिंध, पाहुज, टुगेदर आर नॉन एज पंचनद। और इन जब ये पांच नदी मिलती हैं तो उस स्थान को या वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, पंचनद कहलाता है। पांच नदी यहाँ पे आके मिलती हैं, और ये पांच नदी आपका एक संगम का निर्माण करती हैं, जो आपका क्या कहलाता है, पंचनद कहलाता है। और यह जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश की कैसी नदी है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आई होप आप लोगों को चंबल नदी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और क्या इसके प्री में के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसमें प्री में क्वेश्चन बनेंगे, ये आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कौन सी नदी को, क्षिप्रा नदी को। ठीक है, अब क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है काकरी बरेली इंदौर। कहाँ से होता है, इंदौर की काकरी बरेली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यदि इसकी लंबाई देखी जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदी देखनी है हमने, और मुझे लगता है अब ये इसकी सहायक नदी आएगी, और ये पूछेंगे गंभीर किसकी सहायक नदी है, तो इसकी, ये किसकी सहायक नदी है, आपकी क्षिप्रा की सहायक नदी है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और खान किसकी सहायक नदी है, या जय जयवंती किसकी सहायक नदी है, तो आपने टिक करना है पीएससी में, क्या टिक करेंगे आप, क्षिप्रा नदी, यह किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, खान, चंबल, जय जयवंती आपकी क्षिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है,
ठीक है। अब क्षिप्रा नदी का ये जो समापन लिखा है यहाँ आप फिल कर लीजिए। ये आपके मंदसौर में किससे मिलती है? मंदसौर में आपकी चंबल नदी से मिलती है। अब आप देखिए, मैप समझिए आप, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखिए एक सेकेंड, ये हमारा जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये आपकी क्या निकल रही है यहाँ से, इंदौर से आपकी, माना कि ये आपकी निकल रही है चंबल नदी, ठीक है। और यहीं इंदौर से आपकी क्षिप्रा नदी का भी उद्गम होता है। तो ये ऐसे प्रवाहित होते हुए आपकी यहाँ पे मंदसौर में आपकी मिल जाएगी। मंदसौर में आपकी किससे मिल जाएगी? यह नदी आपकी मंदसौर में जाके चंबल नदी से मिल जाएगी। तो आपने याद रखना है कि मंदसौर में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो आप टिक लगाना है क्षिप्रा प्लस चंबल का, ठीक है। और विशेष क्या है इस नदी का, इस नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि यह जब प्रवाहित होती है तो यह उज्जैन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उज्जैन से। तो जो सिंहस्थ कुंभ हमारा होता है, अब आपने लगाना है, आपने कमेंट करना है कि सिंहस्थ कुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में अब कब होने वाला है, और इसके साथ आपको ये लगाना है, लिखना है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन इसके पहले कब हुआ था। मतलब समझ गए आप क्वेश्चन, कि सबसे पहले वाला आपको बताना है कि कब हुआ था इसके पहले, और अब जब होने वाला है जो नया वो कब हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। और प्राचीन कालियादेही पैलेस भी इसके किनारे स्थित है। ये आपका किसके किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम मालवा की गंगा भी कहते हैं, गंगा ऑफ मालवा। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो हमने टिक करना है कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी को मालवा की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है बेतवा नदी को। अब बेतवा नदी हम देखेंगे कि बेतवा नदी का उद्गम, सबसे पहले आपने देखना है कौन सी नदी को? बेतवा नदी को। अब हमने देखना है कौन सी नदी? बेतवा नदी को। तो बेतवा नदी का उद्गम, उद्गम देखना है तो ये कहाँ से हुआ था? हमारा कुमारगांव रायसेन से, जो आपकी कौन किसका श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक क्या है आपका हिस्सा है। और इसकी अगर हम सहायक नदी देखें तो कौन कौन सी सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी आपकी देखिए बीना, धसान, जामनी और हलाली। ये हमने अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन से याद रखने हैं? बीना, धसान, जामनी व हलाली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सहायक नदियां हमेशा आती हैं, और यह आपका बीना नदी किस नदी का सहायक क्वेश्चन है? 2022 एमपी पीएससी। बेतवा नदी से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। 21 में आपका आया था कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये वाला आपका क्वेश्चन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, एमपीपीएससी 2021 क्वेश्चन। विंध्याचल, ये आपकी जो बेतवा नदी है किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? विंध्याचल पर्वत। ये आपका एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन। तो आपने ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ये आपको एक एक नंबर की क्या देंगे? लीड देंगे। और जो बोलते नहीं है कि बेसिक गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारा बेसिक है। यही हमारा क्या है? बेसिक है कि आपकी सहायक नदी यहाँ गलत नहीं हो। मतलब जिस एरिया से हमको पता है कि यहाँ से एक नंबर का आना है, तो आपका वो है गलत नहीं होना चाहिए। प्री निकालने की सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि हमारा एक नंबर गलत नहीं होना चाहिए, और इन नंबरों को हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। जब भी एग्जाम का एक दिन पहले हो, आप एक चार्ट बनाएं, उसमें एक नंबर के आप पॉइंट बनाएं कि पेपर का एनालिसिस करें कि कहाँ कहाँ से हमारा एक एक नंबर आएगा। और जैसा कि हम एमपी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, हमने एक एक पोर्शन में यह बताया है आपको कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर चैप्टर के पहले, कि आपने सबसे पहले ये जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आपको जैसे नदी का बारे में मैंने बताया, तो आपने सबसे पहले ये जरूर याद रखना है कि कौन किसकी सहायक नदी है। पर्वत श्रृंखला की आपकी दुविधा मैंने दूरी कर दी। दक्षिणवर्ती जो श्रृंखला होगी वो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, उसके उत्तर में जो आपकी जिले होंगे वह आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। फिर आपने क्या याद रखना है? सहायक नदियां याद रखनी है। फिर आपको मध्य प्रदेश में लंबाई की क्रम में नदियां याद रखनी है कि कौन सी कितनी लंबी है नदी, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो लंबाई देखना है अपन को, लेंथ देखनी है। देखो यार, इसके दो सोर्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि नदियों में हम लोगों को ऐसा एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ सोर्सों में कुछ कुछ मिलते हैं। जैसे एक सोर्स में आपका 590 किलोमीटर आपका मिला था कि इसकी लंबाई कितनी है, 590 किलोमीटर। और यदि एक और सोर्स देखा जाए तो उसमें आपकी 480 किलोमीटर है। तो ये आपकी श्रद्धा भक्ति है, जो भी इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाए, यदि ये क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से एक कोई आपको टिक करना है। ठीक है। फिर एंशियंट नेम, अगर इस नदी का हम प्राचीन नाम देखें तो इसका नाम क्या है आपका, बित्रवती। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए कि बित्रवती आपका किसका प्राचीन नाम है, तो आपकी बेतवा नदी का प्राचीन नाम आपका है। फिर इसके बाद देखना है हमें, और बेतवा नदी के से संबंधित और फैक्ट क्या है विशेष। यह बुंदेलखंड की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं। आप देखिए ना, बुंदेलखंड आपका कैसा एरिया है, पठारी क्षेत्र है, जहाँ पे आपके पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कोई बुंदेलखंड का हो तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 3-3 4-4 दिन नल नहीं आते हैं। ठीक है, पानी की बहुत समस्या है हमारे यहाँ। तो जो बेतवा नदी है हमारे बुंदेलखंडी की क्या है, जीवन रेखा नदी है। ठीक है। फिर यदि हम देखें, आपको जैसे अभी मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी, नच सो ता वे, क्या थी, नच सो ता वे। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी, नर्मदा। सेकंड नंबर में हमारी कौन सी, चंबल। थर्ड नंबर में हमारी कौन सी, सोन। फोर्थ नंबर में हमारी कौन सी, ताप्ती। और फिफ्थ नंबर में हमारी कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। 5 नाम ये याद हो गए। मध्य प्रदेश में लंबाई के आधार पर नदियों को अगर हम जमाएंगे तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 2024 का आप प्री देख सकते हैं उसमें, हालांकि भारत की नदियों के हिसाब से पूछा था। ठीक है। तो आपकी मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई के हिसाब से भी आप सबसे क्रम जमवा सकते हैं, आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है आपकी कौन सी नदी, बेतवा नदी। और इसके किनारे अगर हम देखें तो ऐतिहासिक कौन, अपने वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी आपकी कौन है, वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक छतरी आपकी क्या है, स्थित है। फिर इसके बाद हमने देखना है समापन। ठीक है। तो यह आपकी कहाँ पर मिलती है, ये आपकी मिलती है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। यह आपकी कहाँ मिलती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हाँ, अब हमने देखना है धसान नदी को। ठीक है। अब धसान नदी को उद्गम, इसका उद्गम कहाँ हुआ है आपका, रायसेन के जसरत पर्वत पर, ये आपको याद रखना है। देखो ऐसे ही, देखो बड़ी नदियों से आपके बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं पीएससी से, लगभग पीएससी सारे ही क्वेश्चन को अभी हाल ही के वर्षों में पूछ चुका है कि कहाँ पे किस नदी का उद्गम हुआ है। ये आपकी जितनी बड़ी नदी है, अब बारी है आपकी ऐसी कुछ छोटी नदियों की। ठीक है। तो आपने देखना है कि इसका उद्गम कहाँ हुआ है, तो जसरत पर्वत, रायसेन, रायसेन जिले के जसरत पर्वत से उद्गम हुआ है। तो अब आपने बताना है कमेंट करके कि यह कौन सी पर्वत श्रृंखला से, अगर क्वेश्चन आ जाए किस पर्वत श्रृंखला से धसान नदी का उद्गम हुआ है, यह आप कमेंट करके मुझे बताएं। फिर कुल लंबाई, अगर इसकी लंबाई देखें 365 किलोमीटर, कितनी इसकी लंबाई है, 365 किलोमीटर है। और वहीं यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक है। और यदि हम इसका समापन देखें तो यह कहाँ पे जाके समाप्त होती है, हमारी देवरी ग्राम, देवरी ग्राम झांसी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ये कहाँ, देवरी ग्राम झांसी उत्तर प्रदेश। और इसका विशेष, यदि इसका फेमस चीज देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या है, दसाण, यहाँ पे राखी रखा है दसाण, तो दसाण नाम के भी जाना जाता है। क्या है ओरिजिन, हमने देखा जसरत माउंटेन, रायसेन से। फिर इसके बाद हमने देखा है टोटल लेंथ 365 किलोमीटर एंड 240 किलोमीटर्स इन मध्य प्रदेश। और यदि इसका समापन देखें तो कहाँ मिलती है, देवरी विलेज झांसी। ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। फिर हमने देखना है सिंध रिवर को, किसको, सिंध रिवर को। अब सिंध रिवर है, इसका सबसे पहले हमने देखना है उद्गम कहाँ से हुआ है, यह कहाँ से निकलती है। तो यह हमारी सिरोंज विदिशा से, विदिशा डिस्ट्रिक्ट के सिरोंज से हमारी निकलती है।
ये सिरोंज से एक क्वेश्चन याद आया मुझे, एमपीपीएससी में पूछा गया था, छींट के लिए फेमस कौन सी जगह है, तो ये सिरोंज आपका उसका आंसर था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो बीच बीच में हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे कि जो आपका एक पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और देखो पीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो यहाँ से आपकी वो तैयारी भी हमें करनी है। तो सिरोंज किसके लिए फेमस था, छींट के लिए। और अब हमने क्या याद रखना है कि सिंध नदी का भी उद्गम कहाँ हुआ है, सिरोंज में हुआ है। और यदि इसकी लंबाई देखी जाए तो लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 470 किलोमीटर है लेंथ, 470 किलोमीटर। और यदि इसकी सहायक नदी देखी जाए कौन कौन सी हैं, पाहोज, पाहोज, फिर इसके बाद इसकी है कुमारी, यहाँ आपको कुमारी लिखना है, कुमारी और माहौर, तीन नदियां इसकी क्या है, मतलब इसकी सहायक नदियां हैं। और भी हो सकती हैं, आपको मुख्यतः ये तीन नदी याद रखनी है, कौन कौन सी, पाहुज, कुंवारी और माहौर। और यदि इसका हम समापन देखें तो यह नदी कहाँ मिलती है, जैसे कि हमने देखा था कि पंचनद में आपकी 5 नदियां मिलती थी, जिसमें एक नाम आपका सिंध नदी का भी था। और सिंध नदी यहीं पे वहां से जाके मिलती है किस पर, यमुना में। तो इसका समापन कहाँ होता है, वही इटावा में यमुना नदी पर जाके यह आपकी मिल जाती है। और इसका एक विशेष फैक्ट है कि यह गुना डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है। क्या करती है, यह गुना डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो सिंध नदी के आपको फैक्ट क्लियर हो गए कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, सिरोंज विदिशा से हुआ है। और यदि इसकी लंबाई देखी जाए तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह किसकी सहायक, अगर पूछें सिंध किसकी सहायक नदी है, तो आपकी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और यह यमुना में जाके मिल जाती है। और अगर यदि इसकी सहायक नदी पूछें तो कौन कौन सी हैं आपकी, पाहुज, कुंवारी और माहौर, ये आपकी इसकी सहायक नदी हैं। अब हमने देखना है केन रिवर को, ये आपकी बहुत फेमस रिवर है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखना है केन नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो आपने देखना है केन नदी का जो ओरिजिन है यह आपके कैमूर पहाड़ी कटनी, कैमूर हिल्स कटनी, कहाँ से हो रहा है, कैमूर हिल्स कटनी। ये आपको बड़ी याद रखना है। ट्रिक भी बना सकते हैं, का से का मिला देंगे, ये 3 का है इसमें, के के केन, कैमूर, कटनी। ऐसे ट्रिकों से भी पीएससी को बढ़ाया जाता है आपके प्री के एग्जाम के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो करें आप। और यदि इसकी लंबाई देखी जाए तो 470 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। कितनी है, मध्य प्रदेश में यह 292 किलोमीटर क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यदि इसकी सहायक नदी देखी जाए तो देखो, एक सोनार है, एक उर्मिल है और एक है आपकी कैंथ। और भी इसकी सहायक नदी है, पर इंपॉर्टेंट आपकी ये है सोनार, उर्मिल और कैंथ। ये 3 आपकी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदी हैं। और यदि इसका प्राचीन नाम देखा जाए तो प्राचीन नाम इसका क्या है, सुक्तिमती। क्या है आपका, सुक्तिमती। ठीक है। अब देखना है केन नदी के विशेष फैक्ट। देखिए, एक जो सजर पत्थर है, आप ये देखिए, ये यहाँ पे जितने स्टोन दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, सजर पत्थर हैं। ठीक है। एक पौराणिक कथा भी है, मानी जाती है, जो हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में प्रचलित होती है विशेष, कि जो सजर पत्थर है, जो आप देखिए, ये सजर पत्थर है, ये बहुत महंगा पत्थर है। ये आपके ईरान में उच्च दामों में बेचा जाता है। कहाँ पे, ईरान में बहुत उच्च दामों में ये पत्थर आपका क्या है, बेचा जाता है। इस सजर पत्थर की बहुत खास बात है, यह आपकी जो केन नदी में पाया जाता है, केन नदी में इस मतलब बहुत बहुतायत मात्रा में यह पाया जाता है। तो ये देखिए आप कि अमावस्या के दिन जिस चीज की भी इस पर, पत्थर पर क्या हो जाती है, परछाई पड़ जाती है, तो उसकी इस पे क्या हो जाते हैं, छाप छप जाती है, मतलब परछाई इस पे अंकित हो जाती है और पत्थर ऐसा बन जाता है। तो मतलब ये नेचुरल है। आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि तराशा हुई चीज है। कुछ भी आप अगर सर्च करेंगे समझ में आएगा, आप इस पत्थरों को देखेंगे तो ये ऐसे पत्थर हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस पत्थर में जब अमावस्या के दिन किसी भी चीज की रात में जब परछाई पड़ जाती है इन पत्थरों पर, तो उसमें उनकी आकृति क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ये बहुत ही फेमस पत्थर है और सबसे सुंदर नदी। और ये एक इसकी विशेषता ये भी है आपकी केन नदी की, कि यह आपकी सबसे सुंदर नदी भी मानी जाती है।
क्या मानी जाती है? आपकी सबसे सुंदर नदी। तो आपने देखा सजर स्टोन इज फाउंड इन हैज रिसीव्ड, मतलब आपकी क्या है, सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है? आपकी केन नदी में पाया जाता है। और आपकी सबसे सुंदर नदी का दर्जा आपकी केन नदी को क्या है, मिलता है। फिर इसके बाद हमने देखना है काली सिंध नदी को। किसको देख रहे हैं अब हम? काली सिंध नदी को। ठीक है, और इसका उद्गम हमने देखना है। तो सबसे पहले उद्गम कहाँ से होता है इसका? बागली ग्राम देवास। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये। कहाँ से होता है? बागली ग्राम देवास से। हमें हर नदियों का, सभी नदियों का क्या याद रखना है? उद्गम भी याद रखना है। ठीक है, और इसकी यदि लंबाई देखी जाए तो 150 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई? 150 किलोमीटर है। और यदि इसका हम समापन देखें, एंड या समापन बोल सकते हैं इसको, तो यह क्या होता है? राजस्थान में चंबल रिवर पर यह क्या हो जाती, मिल जाती है। तो आपकी चंबल की एक सहायक नदी है, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? आपका बागली ग्राम देवास में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखना है कुंवारी नदी को। देखिए ये सभी नदी अभी हमने पढ़ रहे हैं, तो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? जो हमारे गंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है। किसके अंदर अंतर्गत आती है? हमारी गंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आती है हमारी। तो यही सारी हम अभी नदियों को पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने पढ़ना है यमुना, यमुना उप अपवाह तंत्र को। किसको पढ़ा है हमने? यमुना उप अपवाह तंत्र को। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कुंवारी नदी को। तो उद्गम देखेंगे हम इसका, तो कुंवारी नदी का उद्गम आपका कहाँ है? शिवपुरी पठार में है। ये हमारे शिवपुरी पठार से यह नदी निकलती है। और यदि इसका समापन देखें तो यह सिंध नदी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। जैसा कि हमने आपको अभी मैप में बताया था कि हमारी मध्य प्रदेश में जो आपकी चंबल नदी आती है, ऐसी जाके आपकी मिलती है। यहीं आपकी यमुना है, चंबल है, सिंध है, और आपकी इसी सिंध में जाके आपकी, जहाँ पे सिंध यमुना से मिलती है, याद रखिएगा, सिंध आपकी, देखिए ये आपकी सिंध है। सिंध आपकी जाके मिल गई किसमें? यमुना में। उसी के पास आपकी सिंध में जाके कौन सी नदी मिल गई? कुंवारी नदी भी जाके मिल गई। ठीक है, तो यह सिंध की क्या है? एक सहायक नदी है। और इसका समापन आपका कहाँ हुआ है? सिंध नदी में ही हुआ है, सिंध ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम ट्रिब्यूटरी। अब इसके बाद हम देखेंगे पार्वती नदी को। किसको पढ़ना है हमने? पार्वती नदी को पढ़ना है। अब इसके बाद देखेंगे इसका उद्गम कहाँ से हुआ है आपका? इसका उद्गम हुआ है आपका सीहोर जिले के आष्टा तहसील से। आष्टा से आपका उद्गम हुआ है सीहोर में। और यदि इसके किनारे नगर देखे जाएं, कौन कौन से क्षेत्र इसके किनारे हैं, तो आपका शाजापुर, आष्टा और राजगढ़, ये आपने याद रखना है। किनारे नगर भी आपके नदियों को याद रखना है। ठीक है, तो इसके अगर अपन पार्वती नदी देखें तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? हमारा आष्टा से हुआ है। ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट आपका आष्टा तहसील। और यदि इसके नगर देखे जाएं तो शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। और यह किसकी सहायक नदी है? यह एक आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो अभी हमने चंबल की सहायक नदियों को देखा, कौन कौन सी हैं चंबल की सहायक नदी? काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा। ये चार नदी हमने देखी। और अभी हमने पढ़ा था कि क्षिप्रा नदी का चंबल नदी से मिलन कहाँ पर होता है? तो हमने पढ़ा था क्षिप्रा नदी का चंबल नदी से मिलन आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब आपने देखना है बीना नदी को। बीना नदी, इसका उद्गम कहाँ हुआ है? आपका सागर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और यदि इसका प्राचीन नाम देखें तो इसका प्राचीन नाम आपका क्या है? वेनवा। किस नाम से इसको जाना जाता है? वेनवा नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह किसकी सहायक नदी है? यह आपकी बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, क्या हमने क्या क्या देखा? ओरिजिन सागर डिस्ट्रिक्ट, एंशियंट नेम इसका वेनवा, बेतवा की यह क्या है? सहायक नदी है। द एंशियंट सिटी ऑफ एरन इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। तो इसके किनारे कौन सा नगर आपका स्थित है? एरन। ये आपका बहुत ही फेमस क्या है? आपका ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, ये आपको एमपी हिस्ट्री में याद रखना है। कई बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं आपका। अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एरन किस नदी के किनारे है? तो आपने टिक करना है एरन आपका बीना नदी के किनारे स्थित है। एरन आपका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एरन किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो एरन आपका सागर जिले में स्थित है। ये दो क्वेश्चन आपके एरन से बन सकते हैं।
और एरण से आपके कई वो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। वराह मूर्ति शिलालेख प्राप्त हुआ है आपका, समुद्रगुप्त की विजय अभियान, सती प्रथा का आपका एक अभिलेख मिला था जहाँ पे भोजराज की पत्नी आपकी क्या थी, सती हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारा आपका ऐतिहासिक नगर रहा है एरण। तो एरण के संबंध में इसलिए हमें याद रखना है कि एरण, एरण की किस नदी के किनारे है, बीना नदी के किनारे आपका एरण बसा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें याद रखना है खान तथा सरस्वती नदी को। ये क्या है आपकी, आप खान तथा सरस्वती नदी के बारे में देखेंगे कि खान नदी का उद्गम आपका कहाँ से हुआ, राला मंडल पहाड़ी। कहाँ से, राला मंडल पहाड़ी, इंदौर। ठीक है, और खान नेवर आपकी कहाँ से मिलती है, खान नदी उज्जैन के पास आपकी क्षिप्रा नदी से मिलती है। अब आप देखिए, हमने मध्य प्रदेश के मैप को ध्यान से देखना है। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि चंबल नदी है, ये चंबल नदी यहाँ मंदसौर है। ठीक है, क्षिप्रा नदी ये है, ये आपकी चंबल में मिल जाती है, ये दोनों आपके चंबल में मिल रहे हैं। ये चंबल का एरिया था। ठीक है, मतलब आपके मंदसौर में, ऐसे लिखेंगे आप, मंदसौर में क्या क्या मिल रहा है आपका, चंबल प्लस छिप्रा। और वहीं आपकी जो खान रिवर है ये भी आपके इंदौर से उद्गम होती है, कहाँ पे, राला मंडल पहाड़ी से। तो ये भी आप देखें, ये इंदौर से ऐसे उद्गम होती हुई आपकी उज्जैन में जाके मिल जाती है। किससे मिलती है, छिप्रा से मिल जाती है। खान नदी उज्जैन के पास, कहाँ पर, उज्जैन के पास छिप्रा में मिलती है। तो आपने याद रखना है उज्जैन बराबर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे उज्जैन में कौन कौन सी नदी मिलती है हमारी, छिप्रा प्लस आपकी क्या, खान नदी। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि तीनों ही नदी हमारी कहाँ से निकल रही हैं, इंदौर से निकल रही हैं। तो एक आपकी जो चंबल नदी सीधे आपकी निकल जाती है आपकी राजस्थान होते हुए, फिर यूपी होते हुए यहाँ पे निकल जाती है आपकी। ये देखिए आप एक बार फिर से, ये आपकी चंबल जाती हुई ऐसे निकल जाएगी, ये आपकी यहाँ से इंदौर से छिप्रा जाके यहाँ पे इसमें मिल जाएगी चंबल में, और ये आपकी खान जाती हुई यहाँ पे उज्जैन में आपकी छिप्रा से मिल जाएगी। ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये आपकी मिलन स्थल पूछ सकता है कि छिप्रा प्लस खान का मिलन मिलन या छिप्रा नदी और खान नदी का मेल कहाँ पे होता है, तो आपने याद रखना है इसका मेल आपके उज्जैन में होता है। छिप्रा और चंबल नदी का मिलन कहाँ पे होता है, तो आपने याद रखना है इसका मेल कहाँ पे होता है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट पे होता है। और खान नदी को क्या कहते हैं, खान रिवर इज कॉल्ड दी लाइफ लाइन ऑफ इंदौर। इंदौर की यह क्या बोली जाती है, जीवन रेखा बोली जाती है। ऐसे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी हमने पढ़ा था, बेतवा नदी को बोला जाता है। मालवा की गंगा किसे बोला जाता है, आपकी छिप्रा नदी को बोला जाता है। तो ऐसे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद देखेंगे सरस्वती नदी। अभी हम यहाँ पे दो नदियों की बात कर रहे थे, एक खान और एक सरस्वती। खान नदी के बारे में हमने पढ़ा कि इसका उद्गम आपका कहाँ से हुआ, राला मंडल की पहाड़ी से, इंदौर में। ये आप देखिए राला मंडल आपका एक फेमस जगह है अभी। ठीक है, फिर सरस्वती नदी का आपका उद्गम कहाँ से हुआ है, राऊ की पहाड़ी से हुआ है, ये इंदौर से ही। इंदौर में जो आपकी राऊ की पहाड़ी है वहाँ आपकी सरस्वती नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। फिर इसके बाद हम देखना है एक फैक्ट आप यहाँ पे और देख लीजिएगा, आपकी जो सरस्वती और खान है ये आपके गंगा एक्शन प्लान के तहत ये आपकी देखी गई हैं। गंगा एक्शन प्लान में ये शामिल हैं। जो गंगा एक एक्शन प्लान आपका एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपकी कौन कौन सी नदी है, ये आपकी सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी और आपकी खान नदी, ये किस प्रोग्राम का हिस्सा है, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ठीक है, अब हमने देखना है स्टार्ट से। समझिए हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आपका मध्य प्रदेश है इसकी अपन नदियों को पढ़ रहे थे, अपन अपवाह तंत्र के अनुरूप नदियों को पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखना था कि हमारे 6 अपवाह तंत्र को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है नंबर पहला आपका गंगा। ठीक है, आपका जो गंगा अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत हमने 3 वो पढ़े थे उप अपवाह तंत्र, एक आपका यमुना, एक आपका टॉन्स और एक आपका सोन। समझ गए, कौन कौन सा, यमुना,
टॉन्स और सोन। ये अब हमने यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी छोटी बड़ी नदी आती थी वह सब हमने पढ़ ली, कौन इसकी सहायक नदी है, कौन इनकी सहायक नदियों की भी सहायक नदी हैं, जो जो आते थे हमने पढ़ लिए। और इसके बाद जो अन्य छोटी नदियां होंगी वो हम अगले लेक्चर में इसको ध्यान से और देख लेंगे कि और कौन सी छोटी नदी रह गई जहाँ से हमारे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है टॉन्स नदी अपवाह तंत्र को। दूसरा हमारा ये हमने यमुना को कवर कर लिया, अब हमने टॉन्स और सोन को करना है। तो टॉन्स नदी अपवाह तंत्र, इनमें कुछ नहीं है, जो ये नदी है इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इतना ज़्यादा इसका विस्तृत नहीं है, जो थोड़ा बहुत होगा वो हम देख लेंगे कि कौन सी इसकी सहायक ऐसी नदी है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने प्री के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, तो अगर टॉन्स नदी का हम उद्गम देखें तो इसका उद्गम होता है हमारा कैमूर रेंज मैहर से। अब मैहर, पहले मैहर आपका आता था किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, परंतु अब मैहर हमारा क्या हो गया है, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मैहर हमारा कौन से नंबर का मध्य प्रदेश में बना हुआ जिला है। नंबर बताना है आपको 53, 54 या 55 में से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसकी लंबाई, लेंथ इसकी देखेंगे तो 382 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी हमारी 382 किलोमीटर है। और यदि इसकी सहायक नदियां देखी जाए तो कौन कौन सी हैं इसकी, बीहड़, महान और बेलन। यहाँ पे गलत लिखा है, बीहड़ लिख लेना, तो बीहड़, महान और बेलन, तीन इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। हमने क्या पढ़ा, उद्गम, कैमूर श्रेणी, मैहर, फिर लंबाई। अब कैमूर श्रेणी हमारा किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। तो जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, दक्षिण में हमारी दक्षिणवर्ती जिलों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या है, नर्मदा नदी, फिर उसके ऊपर हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और यह आपका ये वाला क्रम भी आ सकता है कि इनको क्रम से जमाइए कि दक्षिण में सबसे कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर और ऊपर कौन है, इनको आपको क्रम से जमाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसका समापन, यह नदी कहाँ मिलती है, तो यह नदी हमारी सिरसा उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है, सिरसा यूपी में जाकर इसका समापन हो जाता है। अब देखना है हमें सोन नदी अपवाह तंत्र को। ठीक है, अब सोन नदी अपवाह तंत्र देखेंगे तो सोन नदी का उद्गम हमारी कहाँ से हुआ है, अमरकंटक पठार अनूपपुर। कहाँ से हुआ है, अमरकंटक प्लेटू अनूपपुर, अमरकंटक के पठार अनूपपुर से इसका उद्गम हुआ है। और यदि इसकी लेंथ देखी जाए तो 780 किलोमीटर, कितनी है, 780 किलोमीटर। और यदि मध्य प्रदेश में सिर्फ हिस्सा देखा जाए तो लगभग 500 किलोमीटर इन मध्य प्रदेश के लगभग 500 किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और यदि इसकी सहायक नदी देखी है तो आपकी इसकी सहायक नदी आपने याद रखनी है, जोजिला, गोपद, रेहंद और उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल, ये इसकी सहायक नदी हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, नच सोतावे, तो नच सो, तो यह आपकी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सिर्फ लंबाई के क्रम में ओवरऑल जो आपकी देश में है, आपकी लंबाई भले किसी राज्य में जाके बहती है तो अपन लंबाई यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रवाह की दृष्टि से हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, नच सो तावे। फिर इसका हम देखेंगे सहायक नदी, हमने देख ली कौन कौन सी देखी हमने इसकी सहायक नदी, जोहिला, गोपद, रेहंद, उत्तरी कोयल। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना है इसके अन्य नाम। देखो मैकल पर्वत श्रेणी है आपकी अमरकंटक, अमरकंटक आपकी मैकल पर्वत श्रेणी में स्थित है। हमने अभी पर्वत श्रृंखला वाले चैप्टर में यह पढ़ा हुआ था कि आपका अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, जो आपकी मैकल श्रेणी है उसका हिस्सा है। और इसके लिए इसको क्या कहते हैं, मैकल सोता कहते हैं। सुभागदी, ये इसका क्या है, इसका प्राचीन नाम है सुभागदी। ठीक है, और इसके साथ साथ स्वर्ण नदी कहते हैं, स्वर्ण नदी। क्यों कहते हैं इसको स्वर्ण नदी, क्योंकि इस नदी की जो नदी है जहाँ यह प्रवाहित होती है वहां पे क्या पाया जाता था, स्वर्ण पाया जाता था। या ये उपमा वाली बात भी हो जाएगी कि जो ये नदी है इसकी जो इसमें रेत निकलती होगी वह स्वर्ण के समान क्या होती होगी, चमकती होगी, जिस कारण इसको हम स्वर्ण नदी भी कह सकते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, वो अपनी मान्यता के अनुरूप जो भी आपकी मान्यता हो। मैंने आपको दोनों ही फैक्ट बता दिए क्यों इसको स्वर्ण नदी कहते हैं।
और तो सुभागदी, स्वर्ण नदी और मैकुलसुता इसके अन्य नाम भी हैं। फिर इसके बाद हमने देखना है और क्या फैक्ट हैं इसके। अब इसके प्रवाहित क्षेत्र देखना है हमें कि किस कहाँ कहाँ पर यह प्रवाहित होती है। तो यह आपके मध्य प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए यह बिहार जाती है, और बिहार में पटना पर जाते हुए यह किससे मिल जाती है, यह गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि यह सोन नदी डायरेक्ट जाके आपकी कहाँ मिलती है, गंगा नदी में यह जाकर आपकी मिल जाती है, और यह स्थान आपका क्या है, पटना, बिहार। ठीक है, तो फ्लो एरिया आपका इसका क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यह कहाँ पे जाके मिल जाती है, पटना, बिहार, कहाँ पे, गंगा नदी में। तो इसके साथ आज की हमारी क्लास का यह लेक्चर समाप्त हुआ। धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म पर इसी तरह बने रहें।